प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग मैराथन कर रहे हैं, और किसका मैराथन कर रहे हैं? बायोलॉजी का। यह बायोलॉजी का मैराथन आपके समस्त परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन आप देख रहे हैं कि आर.ओ. 2016 का आपको वहाँ पे जो थंबनेल लगाया गया आर.ओ. 2016 का, इसके साथ आप किसी परीक्षा को अगर देना चाहते हैं तो उसके लिए महत्वपूर्ण आपका वीडियो है, और इसमें सब कुछ आपको बहुत आसानी से समझने में आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करें वीडियो को। उससे पहले हम आपको बता दें कि आप यहाँ पे एक पीडीएफ लगाया गया, उस पीडीएफ को आप आसानी से देख नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि उस पीडीएफ के जो लेटर हैं बहुत छोटे छोटे हैं, पुस्तक का पीडीएफ है। बस आपको वहाँ से सुनना है। मैंने इस पीडीएफ को इसलिए लगाया ताकि हम उसके अंदर छुपे हुए हेडिंग को देख सकें, और हेडिंग के रूप में क्रमिक रूप से हम आगे बढ़ सकें। क्लियर? तो इस बात को आप समझते हैं। पीडीएफ जो लगाया गया और लूसेंट का लगाया गया, आप सभी लोगों के पास, मुझे लगता है कंपटीशन देने वाले समस्त लोगों के पास लूसेंट की किताब होती है। अगर लूसेंट नहीं होती तो किरण पब्लिकेशन कोई भी वन लाइनर होता तो आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। ठीक है, अब आपको गौर से मेरी बात को सुनना है। खाली 1 से 2 घंटे तक हमारी बात को ध्यान से सुनना, जब तक ये क्लास चलती है। हालांकि हम कोशिश करेंगे कि आपको 1 घंटे से ऊपर की क्लास ना दे, ताकि आपको कोई बोर ना हो। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम 2 वीडियो में इसको अरेंज करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें वीडियो को। आप अपने एनर्जी को कंसंट्रेट करिए, अपने माइंड को कंसंट्रेट करिए, गौर से हमारी बातों को अपने कानों तक जाने दीजिए। सारी बातों को गौर से सुनिए। आप कर एक वीडियो में नहीं होगा, दूसरे वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे। आपके लिए लाभदायक होगा। किसी परीक्षा के लिए आप ये रामबाण लेके जाइए, और परीक्षा में डायरेक्ट आप अपने निशाने को लगा के आइए। तो सबसे पहले बायोलॉजी किसको कहते हैं? बायोलॉजी के अंतर्गत हम क्या काम करते हैं? बायो में 2 शब्द है बायोलॉजी में, अब ध्यान से सुनना है। बायोलॉजी में 2 शब्द हैं, एक को हम कहते हैं बायो और दूसरे को कहते हैं लॉजी। लॉजी मीन्स होता है स्टडी करना, और बायो मीन्स होता है लाइफ। तो हम जहाँ पे जीवधारियों का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। अब जीवधारी क्या होते हैं? तो जीवधारी क्या होता है? जिसके अंदर जीवन होता है और जो अपने समस्त क्रियाओं को कर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? जीवधारी कहते हैं। ठीक है, जीवधारी में वनस्पतियाँ भी आती हैं, मनुष्य भी आते हैं, और जंतु भी आते हैं। ठीक है, अब इसके अंतर्गत हम कह रहा है जीव विज्ञान जो शब्द है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो लेमार्क नाम और ट्रेविरेनस नामक जर्मनी के। लेमार्क जो है फ्रांस के वैज्ञानिक हैं, और ट्रेविरेनस कहाँ के वैज्ञानिक हैं? जर्मनी के वैज्ञानिक हैं। इन्होंने 1801 ईस्वी में सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का क्या किया था? प्रयोग किया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ शाखाएं दी गई हैं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इन शाखाओं को एकदम रट्टा मार जाइए, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आपको पक्का मिलने वाला, चाहे वो आर.ओ. हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, या आप यूपीएसआई देने जाएंगे, यूपीट्रिपलएससी की कोई परीक्षा देने जाएंगे, एक प्रश्न पक्का मिलेगा। आप गारंटी लिख करके रख लीजिए कहीं पर। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, एक एक करके हम सबको बताएँ। जैसे दिया गया एपी कल्चर। एपी कल्चर, एपी कल्चर का मतलब होता है मधुमक्खी पालन से का अध्ययन। ठीक है, मधुमक्खी पालन का अध्ययन, या मधुमक्खी पालन से संबंधित चीज़ों को जो कहते हैं किसमें पढ़ा जाता है? एपी कल्चर विज्ञान की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत हम मधुमक्खियों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एपी कल्चर कहते हैं। ठीक है, दूसरा है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर के अंतर्गत रेशम कीट के पालन। रेशम कीट आप जानते हैं किसको कहते हैं? रेशम कीट। तो रेशम कीट का जो कीड़ा होता है, तो रेशम कीट के बारे में अध्ययन करने के लिए रेशम कीट के पालन का जो अध्ययन किया जाता है, उसके बारे में। रेशम कीट किस पे पलता है? शहतूत की पत्ती पे पलता है। ठीक है, तो उसके बारे में जहाँ अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर देगा पीसी कल्चर। पीसी कल्चर मत्स्य पालन को कहते हैं। मत्स्य पालन मतलब मछली के पालन को क्या कहते हैं? पीसी कल्चर कहते हैं। ठीक, फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी शैवालों के अध्ययन को कहते हैं। शैवाल जो होते हैं ना, शैवाल जानते हैं आप? शैवाल ग्रीन ग्रीन होते हैं, पानी जहाँ होता है वहाँ पे पाए जाते हैं, जहाँ नम स्थान होता है वहाँ पे शैवाल उग जाते हैं। काई देखें ना, काई भी एक प्रकार की शैवाल है। तो नदी में आप देखे होंगे शैवाल देखे होंगे, तो शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। और वहीं पे कवकों के अध्ययन को, कवक फफूद, यानी फफूद जिसमें मशरूम आता है। मशरूम क्या है? कवक है। मशरूम क्या है? कवक है। कुकुरमुत्ता देखें ना, कुकुरमुत्ता वो क्या है? एक तरह का कवक है। ठीक है, तो एक कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। ठीक है, उसके बाद एंथोलॉजी। एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन करने की एक शाखा होती है, जिसे एंथोलॉजी कहते हैं। पुष्पों के अध्ययन करने की जो शाखा होती है उसे क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। पोमोलॉजी। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। है। ठीक है, तो यहाँ से याद कर सकते हैं, पोमोलॉजी फलों के अध्ययन से संबंधित है। आर्निथोलॉजी। आर्निथोलॉजी किससे संबंधित है? पक्षियों के अध्ययन से संबंधित। आर्निथोलॉजी किससे संबंधित है? पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है। इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी किससे संबंधित है? मछलियों के अध्ययन से संबंधित है। इक्थियोलॉजी और पीसी कल्चर दोनों, देखिए इक्थियोलॉजी में सिर्फ मछलियों का अध्ययन किया जाता है, याद रखिएगा।
इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है, उससे संबंधित है, जबकि पीसीकल्चर मत्स्य पालन से संबंधित है। मछली का जो पालन करते हैं, आप तालाब लगाते हैं, तालाब में मछली का पालन करते हैं, तो वहाँ पे आप उसके बारे में अध्ययन करते हैं कि कैसे मछली का पालन किया जाए। उस अध्ययन को क्या कहते हैं, उस अध्ययन को क्या कहते हैं, जल्दी बता दीजिए। उस अध्ययन को जहाँ पे मछलियों को, उसे पीसीकल्चर कहते हैं। मछली पालन के अध्ययन को पीसीकल्चर कहते हैं। सिर्फ मछलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, इक्थियोलॉजी कहते हैं। समझ पाए। एंटेमोलॉजी, एंटेमोलॉजी कीटों का अध्ययन होता है। एंटेमोलॉजी में क्या होता है, कीटों का अध्ययन होता है। और उसके बाद डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी में वृक्षों या झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, वृक्षों या झाड़ियों का अध्ययन करते हैं। आप जानते हैं पौधे को 3 भागों में बांटा गया है, hrub, श्रब और ट्री, यानी साकी पौधे, झाड़ी के पौधे और पेड़। तो साकी पौधे कौन होते हैं, जिनके तने मुलायम होते हैं, हरे होते हैं, लकड़ी का निर्माण नहीं होता, उन्हें हम क्या कहते हैं, साकी पौधे कहते हैं। जैसे आपका बरसीम है, जैसे आपका गेहूं है, जैसे आपका धान है, जैसे आपकी पालक है, ठीक है। जबकि झाड़ी के पौधे कैसे होते हैं, जैसे कि गुलाब है, ठीक है, आपका गुड़हल है, ये सब का इसमें नागफनी है, ये सब किस में आ जाते हैं, झाड़ी के पौधे में आ जाते हैं। और तीसरा आप पेड़ जानते हैं, नीम, पीपल, बरगद इत्यादि किस में आते हैं, पेड़ में आते हैं। तो कह रहा वृक्षों और झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, डेंड्रोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, डेंड्रोलॉजी। ओफिनोलॉजी, ओफियोलॉजी, ओफियोलॉजी किससे संबंधित है, सर्पों के अध्ययन से संबंधित है। सांप का अध्ययन होता है ना, तो सांप कैसे करता है, फो करता है ना, तो ओफियो, वहीं से याद रख लीजिए, फो ओफियो, ठीक है। ओफियोलॉजी किससे संबंधित है, सर्पों के अध्ययन से संबंधित है। सौरोलॉजी, सौरोलॉजी किससे संबंधित है, सौरोलॉजी किससे संबंधित है, छिपकलियों के अध्ययन से संबंधित है। सिल्वीकल्चर, देखिए कंफ्यूजन करने वाला, सिल्वीकल्चर और सेरीकल्चर दो हैं। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन के अध्ययन को कहते हैं, जबकि सिल्वीकल्चर काष्ठी पेड़ों का अध्ययन होता है, जो लकड़ी वाले पेड़ होते हैं ना, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, सिल्वीकल्चर कहते हैं, ठीक है। हार्टिकल्चर उद्यान विज्ञान से संबंधित है, जबकि फ्लोरिकल्चर फूलों के अध्ययन से संबंधित है। क्लियर। अब इसको आप अच्छी तरह से कॉपी पे लिख करके याद कर लीजिए, या रट करके याद कर लीजिए। लूसेंट हो तो लूसेंट में सब कुछ दिया, वहाँ से याद कर लीजिए। आगे बढ़ जाए। अब जीवधारियों के वर्गीकरण से संबंधित कुछ बातों के बारे में हम लोग समझेंगे। हम आपको बोलते जा रहे हैं, आप गौर से सुनते चले जाइए। जीवधारियों का वर्गीकरण क्या हुआ, सबसे पहले जो है लीनियस नामक एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने जीवधारियों का वर्गीकरण किया। उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था सिस्टमा नेचुरी, जिसमें समस्त जीवधारियों को उन्होंने 2 वर्गों में विभाजित कर दिया। एक वर्ग को उन्होंने क्या कहा, पादप जगत, और दूसरे वर्ग को उन्होंने क्या कहा, जंतु जगत, ठीक है। एक वर्ग को उसने क्या कहा, जंतु जगत, और एक को क्या कहा उन्होंने, पादप जगत। 2 जगत के अंतर्गत समस्त प्राणियों को उन्होंने वर्गीकृत कर दिया। लेकिन होता क्या है, लीनियस ने, चूंकि सबसे पहले लीनियस ने वर्गीकरण की शुरुआत की थी, इसीलिए लीनियस को क्या कहा जाता है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। लीनियस को क्या कहते हैं, आधुनिकी वर्गीकरण का क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है। समझ पा रहे हैं, लीनियस को आधुनिकी वर्गीकरण का क्या कहते हैं, पिता कहते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, जीवों के जो वर्गीकरण कर दिए, तो इन्होंने वर्गीकरण का जो आधार बनाया, जो आधार बना, जैसे कि जो पौधे होते हैं वो कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी किसे कहते हैं, वह पौधा या वह गुण जिसके अंतर्गत इनऑर्गेनिक पदार्थों जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की सहायता से कोई पौधा सूरज के प्रकाश में अपना भोजन बना लेता है, ऐसे पौधों को हम, ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। वह अपना भोजन खुद से बना लेता है, स्वपोषण यानी खुद से भोजन का निर्माण करने वाला। तो जो खुद से भोजन का निर्माण कर लेता है उसे स्वपोषी कहते हैं। दूसरा होता है परपोषी, जो अपने से भोजन का निर्माण नहीं कर पाता उसे क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं। जो भोजन के लिए किसी और पर आश्रित होता है, जैसे कि जिसमें समस्त जंतु आते हैं सिवाय यूग्लिना के, बात करेंगे सबके बारे में बताएंगे। तो हुआ क्या कि इसमें बहुत सारे अपवाद मिलने लगे। अपवाद यूँ मिलने लगे कि कोई ऐसे जीव थे, जैसे यूग्लिना है, वो है तो जंतु में उन्होंने रखा था, लेकिन वो वनस्पति जैसा बिहेवियर करता है। उन्होंने सेल के ऊपर सेल मेम्ब्रेन के आधार पर बांटा था, उसमें भी अंतर आने लगे, ठीक है। उन्होंने एक कोष की और बहुकोष की जीवों को वर्गीकृत नहीं किया था कि एक कोष की जीवों को कहाँ रखेंगे, बहुकोष की जीवों को कहाँ रखेंगे। एक कोष की जीव ऐसे जीव को कहते हैं जिनके जीवन भर सिर्फ एक कोशिका होती है और अपने समस्त जीवन की समस्त क्रियाओं एक कोशिका में ही पूरा करते हैं, जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ये सब कैसे जीव हैं, एक कोष की जीव हैं। उसी प्रकार से बहुत सारे जीव हैं जैसे मल्टीसेलुलर, जैसे हम लोग हैं, पेड़ है, बरगद है इत्यादि है, बकरी है, गाय, हाथी, घोड़ा, मछली, ये सब किस में आते हैं, ये सब बहुकोष की जीवों के अंतर्गत आते हैं। तो ये बताने में अक्षम थे कि बहुकोष की जीव और एक कोष की जीवों में अंतर ये नहीं बता पाए थे अपने किंगडम में, ठीक। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के सब ड्रॉबैक है, ये सब उसके अपवाद है। फिर क्या होता है, तीसरा सिस्टम जो आता है ये बताने में अक्षम हो जाते हैं कि स्वपोषी और परपोषी में अंतर बता नहीं पाते हैं। इन्होंने कवक को, जो
फफूंद अभी हम ऊपर पढ़ रहे थे ना, जिसको कवक को क्या कहते हैं आप, माइकोलॉजी। तो जो माइकोलॉजी पढ़ रहे थे, तो माइकोलॉजी अब तो बाद में उसको ब्रांच बना दी गई। सबसे पहले इन्होंने इसको किस में रखा था, वनस्पति में। जबकि कवक जो होते हैं, एक सेकंड माफ करिएगा, कवक को नहीं, इन्होंने जो फंजाई होते हैं, फंजाई को हाँ कवक कहते हैं, फंजाई को इन्होंने, सही है कवक, फंजाई को कवक कहते हैं, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। तो कवक को इन्होंने कहाँ रख रखा था, वनस्पत विज्ञान के अंतर्गत। बाद में क्या हुआ कि कवक के अंदर जो होता है वह स्वपोषण होता ही नहीं है, वो परपोषी होते हैं। कवक कैसे होते हैं, फंजाई जो होते हैं वो परपोषी होते हैं, वो अपना भोजन का निर्माण नहीं कर पाते, अपने भोजन के लिए किसी पे आश्रित रहते हैं। तो ये सब इनके जो होते थे, जो दो सिस्टम क्लासिफिकेशन इनका था, इसके क्या आ गए, ड्रॉबैक आ गए, कमियां आ गई। बाद में इसका स्थान कौन लेता, पांच जगत सिस्टम लेता। कौन लेता, पांच जगत सिस्टम वर्गीकरण लेता। जिसके जो प्रतिपादक थे, जिन्होंने इस पांच जगत सिस्टम दिया था, उनका नाम क्या था, हिटकर था। हिटकर ने कब दिया था, 1969 ईस्वी में दिया था। कब दिया था, 1969 ईस्वी में हिटकर ने पांच जगत सिस्टम के बारे में बताया। और पांच जगत सिस्टम उन्होंने किसको रख दिया, तो आप यहाँ बताएंगे, पांच जगत सिस्टम में सर पांच जीव रखे गए, पांच अलग अलग वर्ग बना दिए गए। पहले वर्ग को कहा जाता मोनेरा किंगडम। क्या नाम देते हैं, मोनेरा किंगडम। और मोनेरा किंगडम के अंतर्गत सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को रख दिया गया। जितने प्रोकैरियोटिक जीव थे, चाहे वो बैक्टीरिया रही हो, चाहे साइनोबैक्टीरिया रही हो, चाहे ब्लू ग्रीन एल्गी रही हो, इन सबको क्या कहते हैं, हम प्रोकैरियोट कहते हैं। याद रखिएगा, साइनोबैक्टीरिया जीवाणु या जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, या ये कह दो आर्की बैक्टीरिया जितने थे, इन सबको, जितने बैक्टीरिया लगे होते हैं, और ब्लू ग्रीन एल्गी, इन सभी को नील हरी शैवाल कहते हैं हिंदी में, नील हरी शैवाल, इन सबको इन्होंने कहाँ रख दिया, प्रोकैरियोट में। प्रोकैरियोटिक जीव ऐसे जीव होते हैं जिनके अंदर केंद्रक का विकास नहीं होता है, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाए जाते हैं, केंद्रक के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं, इसके कारण इन्हें प्रोकैरियोटिक कोष क्या कहते हैं। इनके बारे में अभी आगे हम पढ़ेंगे तो उसमें उसके अंतर को बताएंगे। क्लियर। उसके बाद जो इनका दूसरा अपवाद था, एक कोष की और बहु कोष की में अंतर नहीं बता पाए थे, इसलिए इन्होंने क्या काम किया, एक कोष की समस्त जीवों को, कौन, व्हिटकर ने क्या काम किया कि एक कोष की समस्त जीवों को इन्होंने कहाँ पे रख दिया, एक कोष की समस्त जीवों को इन्होंने कहाँ पे रख दिया, एक किंगडम बना करके रख दिया, जिस किंगडम का नाम क्या रखा गया, प्रोटिस्टा। हम लोग बायोलॉजी का मैराथन कर रहे हैं, उद्देश्य रखा गया यूपीपीएससी और यूपीट्रिपलएससी या यूपीबीपी में पूछे जाने वाले समस्त पेपर को एक साथ समाहित करके हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप धैर्य बना करके खाली सुनते चले जाइए, कन्फ्यूजन होगी तो आप कमेंट करके बताइए, फिर से उसे डिस्क्राइब करके आपको बताया जाएगा एक एक टॉपिक के माध्यम से। यहाँ समस्त चीज़ों को एक साथ पढ़ने और समझने का प्रयास करिए। तो कह रहा है जो प्रोकैरियोटिक जीव हैं, जो प्रोकैरियोटिक थे, उनके लिए मोनेरा किंगडम बनाया गया। जो ये यूनिसेलुलर थे, यानी एक कोष की जीव थे, उनके लिए एक अलग किंगडम बना दिया गया, जिसका नाम क्या रखा गया, प्रोटिस्टा रख दिया गया, ठीक है। उसके बाद एक किंगडम क्या हो गया, प्लांटी तो था ही, और एक किंगडम और बना दिया गया, जिसका नाम क्या था, फंजाई, यानी कवक के लिए एक अलग किंगडम बना दिया गया। और कवक को कहाँ रख दिया गया, इस किंगडम के अंतर्गत। जितने कवक थे उनको कहाँ रख दिया गया, इस किंगडम के अंतर्गत रख दिया गया। किसमें, कवक को अलग एक किंगडम बना करके सभी कवक को रख दिया गया, ठीक। उसके बाद एक किंगडम आपका कौन बन गया, जंतु का। तो जंतु किंगडम बन गया। इस प्रकार से टोटल 5 किंगडम का विकास हो जाता है। कौन कौन सा, मोनेरा किंगडम जिसमें सभी प्रोकैरियोट हो गए। उसके बाद दूसरा आता है आपका प्रोटिस्टा, जिसमें सभी एक कोष की जीव हो गए। तीसरा आता है आपका फंजाई, फंजाई के अंतर्गत सभी फंजाई को रख दिया गया, जो कि कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, यानी वो विषमपोषी होते हैं, ठीक। और चौथा आपका प्लांटी और पांचवा आपका एनिमेलिया। इस प्रकार से 5 जगत किंगडम के अंतर्गत समस्त जैवमंडल, जो पूरा जैवमंडल है, जितने जीवधारी, सबको अरेंज कर दिया गया है, ठीक है। वर्गीकरण की जो आधारभूत इकाई होती है उसे क्या कहा जाता है, जाति कहा जाता है। वर्गीकरण की जो आधारभूत इकाई होती है उसे क्या कहा जाता है, जाति कहा जाता है। अब बात आती है कि जीवों का नामकरण कैसे रखा जाए। जो जीवों के अलग अलग नाम पुकारे जाते हैं, इनका नामकरण कैसे रखा जाता है, कैसे हम उनके नाम को जानते हैं। तो नामकरण की एक पद्धति ये थी कि हम अपने लोकेलिटी में पाए जाने वाले जानवरों को अपने लोकल भाषा में कोई ना कोई नाम दे देते हैं, लेकिन यह वर्ल्ड वाइड नाम नहीं होता है। जैसे आप अपने क्षेत्र में किसी, जैसे गाय को हम लोग गाय कहते हैं, अंग्रेज काऊ कहते हैं, उसी प्रकार से अलग अलग लोकेलिटी में अलग अलग जंतुओं के, अलग अलग वनस्पतियों के, अलग अलग चीज़ों के अलग अलग नाम रखे गए थे, जो कि एक वर्ल्ड वाइड नहीं था, पूरे विश्व में नहीं प्रसारित था, बल्कि एक पर्टिकुलर स्थान पर प्रसारित था। तो बाद में क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट के मन से इकट्ठा हुए और कहे कि जीवों का एक ऐसा नाम रखा जाए जो पूरे विश्व में उसका एक ही नाम जाना जाए। जैसे हम लोगों का एक नाम, हम लोगों का अपना पर्टिकुलर नाम होता है, लेकिन जो जीवों का नाम, जैसे अब मेरा नाम प्रदीप शुक्ला है, अब क्या हुआ
कि मेरा तो पर्टिकुलर नाम है, ये प्रदीप शुक्ला मैं ही नहीं हो सकता, पूरे हिंदुस्तान में क्या मेरे गांव में ही 5 हैं, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे लोग हो जाएंगे। तो क्या हुआ कि एक ऐसा नाम रखा जाए जिससे सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन को ही इंडिकेट किया जाए। तो उसके लिए नाम क्या रख दिया गया, उसका वैज्ञानिक नाम रखा गया। वैज्ञानिक नाम क्या ऐसे रखा गया, तो उसके 2 नाम से मिला करके वैज्ञानिक नाम रखा जाता है। एक उसके वंश को बताता है, एक उसके जात को बताता है। एक उसके वंश को बताता है, एक उसके जात को बताता है। तो ह्यूमन का जो वैज्ञानिक नाम रखा गया, उस वैज्ञानिक नाम ह्यूमन का क्या रख दिया गया, होमो सेपियंस। और होमो सेपियंस क्या काम करता है, होमो सेपियंस, होमो उसके वंश का नाम है और जात उसकी स्पीसीज का नाम है। इस प्रकार से जो नामकरण की पद्धति है वो 2 ही नामकरण पद्धति कहलाती है। और इसके जो प्रतिपादक हैं वो हैं कैरोलस लिनियस। इन्होंने 1753 ईस्वी में इसका वर्गीकी का, यानी फादर ऑफ टेक्सोलॉजी भी इन्हें कहा जाता है, टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी इन्हें कहा जाता है, वर्गीकी का पिता कहा जाता है कैरोलस लिनियस को। इन्होंने दो ही क्या कहते हैं, 2 ही नाम पद्धति का जनक हैं और सभी जीवों के 2 ही नाम पद्धति रखे गए हैं। अब कुछ जीवों के 2 ही नाम पद्धति यहाँ पे दिए गए हैं, कुछ जीवों के नाम, जैसे कि यहाँ पे मनुष्य का दिया गया होमो सेपियंस होता है, मेढक का राना टिग्रीना होता है, बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका होता है, कुत्ता का क्या होता है, कैनिंग फेमलेरिस होता है, काऊ का क्या होता है, तो वॉस इंडिका होता है, ठीक है। अब इसके कुछ नियम दिए गए, जैसे कि मक्खी का क्या होता है, म्यूस्का डोमेस्टिका होता है, ठीक है। मैंगो का क्या होता है, मैंगीफेरा इंडिका होता है। धान का ओराइजा सेटाइबा होता है। गेहूँ का क्या होता है, टिटकम एस्टिवम होता है। और मटर का पाइसम सेटाइबम होता है। चना का क्या होता है, सिंसर एरिटिनम होता है। और सरसों का ब्रेस्का कंपोजिट होता है। लेकिन इनके नाम लिखने के एक तरीके होते हैं। नाम लिखने का एक तरीका क्या होता है कि हम जीवों के नाम 2 नाम से लिखते हैं, एक उसके वंश का नाम होता है, एक उसके जात का नाम होता है। वंश और जात के नाम को अलग अलग हम क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, क्योंकि इनके नाम लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं और लैटिन भाषा तिरछा होता है और तिरछे भाषा हम लिख नहीं पाएंगे। तो जब हम कलम से लिखते हैं या पेज पे लिखते हैं तो हम क्या काम करते हैं, वंश को अलग अंडरलाइन करते हैं और जात को अलग करते हैं। वंश का नाम जब शुरू होता है तो वंश का पहला लेटर जो लिखते हैं हम किससे लिखते हैं, कैपिटल लेटर से लिखते हैं। लेकिन जब स्पीसीज का नाम लिखते हैं यानी जात का नाम लिखते हैं तो उसे स्मॉल लेटर से ही शुरू करते हैं। जैसे कि इंडिका, इंडिका में एक देश का नाम आता है। आप जानते हैं इंडिका के पहले अगर आप इंडिया लिखते हैं तो कहीं भी लिखेंगे तो आप कैपिटल लेटर से लिखते हैं। लेकिन जब आप जात का नाम जैसे मैंगो फेरा इंडिका लिखेंगे तो इंडिका में आई जो होगा आपका क्या होगा, स्मॉल होगा। यानी वंश का नाम आपका कैसे लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और जो जात का नाम होता है स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। वंश को अलग अंडरलाइन करते हैं और जात को अलग अंडरलाइन करते हैं। हमारी बात को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, मुझे लगता है ऐसा। आगे बढ़ जाते हैं। अब बात आती है कोशिका विज्ञान। देखिए जीवों की उत्पत्ति कहाँ से होती है, कोशिका से ही होती है। कोशिका हमारे शरीर के क्या होती है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, ठीक है। तो कोशिका जो होती है, कोशिका के आधार पे ही जीवों का वर्गीकरण किया गया था, एक कोशिकी और बहुकोशिकी। तो कोशिका समस्त जीवों में पाई जाती है। समस्त जीवों का विकास किससे होता है, कोशिका से ही होता है। सबसे पहले हमारी जीवन कैसा होता है, एक कोशिकी होता है, बाद में कोशिका विभाजित होकर के बहुत ज़्यादा हो जाती है, हम कैसे हो जाते हैं, बहुकोशिकी हो जाते हैं। कोशिका के अंदर एक पदार्थ पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, जीवद्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवद्रव्य कहते हैं। और जीवद्रव्य को हक्सले नामक एक वैज्ञानिक थे, जीवद्रव्य कहते हैं। कोशिका के अंदर एक पदार्थ पाया जाता है जिसे हम प्रोटोप्लाज्म या जीवद्रव्य कहते हैं। और प्रोटोप्लाज्म या जीवद्रव्य को हक्सले नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीवन का भौतिक आधार कहा था। जीवन का क्या कहा था, भौतिक आधार कहा था। जीवद्रव्य को यानी जो प्रोटोप्लाज्म है उसे 2 भागों में बांटा गया। एक को हम कहते हैं कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म और दूसरे को कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म यानी क्या क्या कहते हैं उसको, केंद्रक द्रव्य, ठीक है। तो उसे कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य में हम बांट देते हैं, ठीक है। जीवद्रव्य के अंतर्गत 4 बेसिक तत्व पाए जाते हैं, 4 महत्वपूर्ण तत्व पाए जाते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन पाया जाता है, लगभग इसका ऑक्सीजन का 75% से ज़्यादा रोल होता है। ऑक्सीजन कितना होता है, लगभग 75% होता है। कार्बन पाया जाता है, लगभग 10 से 11% कार्बन का महत्व है। हाइड्रोजन 10% पाया जाता है और नाइट्रोजन 2.5% के लगभग पाया जाता है। जीवद्रव्य का लगभग 80% भाग क्या होता है, जल का बना होता है। जीवद्रव्य में अकार्बनिक पदार्थों और कार्बनिक पदार्थों का योरेज जो होता है, आपसे पूछा गया प्रश्न है जीवद्रव्य में कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ, जीवद्रव्य में अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ, याद रखिएगा। जीवद्रव्य में अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ का जो योरेज होता है वो 81:19 का होता है। कितना होता है, 81:19 का। यानी 81% क्या है, अकार्बनिक तत्व होता है, जबकि 19% क्या होता है, कार्बनिक तत्व पाया जाता है, ठीक है।
कोशिका के बारे में पढ़ते हैं। कह रहा है कोशिका की जो खोज हुई थी, सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी रॉबर्ट हुक ने? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। लेकिन इन्होंने कोशिका का सिर्फ कोशिका के आवरण की खोज किए थे। जीवित कोशिका की खोज करने का श्रेय किसे जाता है? तो एंटोन वान ल्यूवेनहॉक को जाता है। जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? एंटोन वान ल्यूवेनहॉक ने किया था। कब किया था इन्होंने? तो 1674 ईस्वी, सॉरी 1674 ईस्वी में एंटोन वान ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज किए थे। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज किया था और कोशिका को उन्होंने क्या कहा था? लिटिल रूम कहा था। कोशिका की खोज के बारे में जो उन्होंने बताया था उस पुस्तक का नाम था माइक्रोग्राफिया। और माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज के बारे में बताया गया। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अगर हम कोशिका का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कोशिका का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो जीवाणुओं की कोशिका होती है, जिसका नाम क्या है? माइकोप्लाज्मा ग्लेप्सिप्टिकामा होता है। इसे पीपीएलओ भी कहा जाता है। पीपीएलओ यानी प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो माइकोप्लाज्मा ग्लेप्सिप्टिकामा जो होती है, जो सबसे छोटी जीवाणु है जो सबसे छोटी कोशिका होती है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है, नर्वस सिस्टम की कोशिका होती है। कह रहा सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। ठीक है। अब कोशिका सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? कोशिका सिद्धांत को स्लाइडेन नामक और स्वान नामक दो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। स्लाइडेन 1838 ईस्वी में, जो कि वनस्पति शास्त्री, इन्होंने बताया कि समस्त जो वनस्पतियां हैं वो किससे बनी हुई? कोशिका से बनी हुई हैं। जबकि स्वान 1839 ईस्वी में इन्होंने बताया, स्वान ने, कि समस्त जंतु किसके बने होते हैं? समस्त जंतु जो बने हैं वो किससे बने हैं? कोशिका के बने होते हैं। इन दोनों के विवाद को खत्म करते हुए 1855 ईस्वी में रोडोल्फ विर्चो नामक एक वैज्ञानिक आते हैं जिन्होंने स्पष्ट किया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से निर्मित होती हैं और समस्त जीव, जितने जीव धरती पर पाए जाते हैं, सभी कोशिकाओं के ही बने होते हैं। सभी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से निर्मित होते हैं और एक नई कोशिकाओं को जन्म देते हैं। इस प्रकार से समस्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ से होता है? पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। कोशिकाओं के कितने भागों में बांट दिया गया? दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक होती हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और दूसरी होती हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को हिंदी में असीम केंद्र की कहते हैं और यूकैरियोटिक को क्या कहते हैं? ससीम केंद्र की कहते हैं। असीम केंद्र की कोशिकाएं, इन कोशिकाओं के अंदर हिस्टोन नामक प्रोटीन नहीं पाया जाता, जिससे क्रोमेटिन फाइबर नहीं बना पाते हैं। इसके अंतर्गत बहुत सारे कोशिकीय अंगों, कह रहा है इसके अंतर्गत बहुत सारे कोशिकांग जो होते हैं, कोशिकीय अंग जिसे कहते हैं, कोशिकांग होते हैं, वो सब अनुपस्थित होते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक कोशिकांग पाया जाता है जिसका नाम क्या है? राइबोसोम है। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है और सभी कोशिकांग जो होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। कौन कौन से कोशिकांग होते हैं आगे हम यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उसके बारे में वर्णन करने वाले हैं। लेकिन बेसिक लक्षण अगर आपको बताना होगा तो आप कहेंगे कि हिस्टोन नामक प्रोटीन नहीं पाई जाती, जिससे क्रोमेटिन तंतु का निर्माण नहीं होता है। ऐसी कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में सभी अंग पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका विकसित और अच्छी कोशिकाएं होती हैं। इसमें हिस्टोन नामक प्रोटीन भी पाए जाते हैं और क्या पाए जाते हैं? केंद्रक पाया जाता है। ठीक है। इससे क्रोमेटिन तंतु भी बनते हैं और कोशिका विकसित होती है। कोशिका के प्रमुख भाग होते हैं जैसे कि कोशिका भित्त होती है। ठीक है। कोशिका भित्त दोनों में पाई जाती है। कोशिका भित्त किस में पाई जाती है? बैक्टीरिया की कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक है। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में पाई जाती हैं। कोशिका भित्त किसकी बनी होती हैं? तो कोशिका भित्त यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है। यह सेलुलोज का बना होता है। कोशिका भित्त किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। यह कोशिका को निश्चित आकार और आकृति प्रदान करने में सहायता करती हैं। ठीक है। जो बैक्टीरिया की कोशिकाएं होती हैं, कोशिका भित्त होती हैं, वो किसकी बनी होती हैं? पेक्टिडोग्लाइकान की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पेक्टिडोग्लाइकान की बनी होती है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि जीवाणु की कोशिकाएं किसकी बनी होती हैं, तो आप कहेंगे पेक्टिडोग्लाइकान की बनी होती हैं। किसकी बनी होती है? पेक्टिडोग्लाइकान की बनी होती हैं। आगे बढ़ते हैं। कोशिका झिल्ली आती है। दूसरा मुख्य भाग कौन आता है? कोशिका झिल्ली आती है। कोशिका झिल्ली कैसी होती है? सजीव झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की बनी होती हैं। इसके आवरण को क्या कहते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? यह पदार्थों को अंदर बाहर आने जाने देती है। ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है कोशिका झिल्ली का जो नमूना है, जो उसकी खोज है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है, उसे सिंगर और निकोलसन नामक वैज्ञानिक ने किया था, जिसे उन्होंने तरल मोज़ेक मॉडल दिया था। क्या कहा था उसे? तो उसे उन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल या तरल मोज़ेक मॉडल का नाम दिया था। ठीक है। उसके बाद सेंट्रोसोम पाए जाते हैं। तारक
काय पाए जाते हैं, जिसकी खोज बोवेरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। यह जंतु कोशिकाओं में ही पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद अंतःप्रदब्बी जालिका, जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो आवरण होते हैं, एक आवरण क्या होता है उसका चिपचिपा होता है, और एक आवरण उसका क्या होता है चिकना होता है, और एक खुरदुरा होता है। सॉरी, एक आवरण उसका कैसा होता है खुरदुरा होता है, और एक आवरण उसका क्या होता है चिकना होता है, ठीक है। अंतःप्रदब्बी जालिका, जिसे आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, इसे कोशिका का स्केलेटन भी कहा जाता है, यानी कंकाल है, और कोशिकाओं के शेप और साइज को निर्धारित करने का कार्य करता है। अंतःप्रदब्बी जालिका की जो चिकनी सतह होती है वहाँ से प्राणियों में लिपिड का संश्लेषण होता है, जबकि जो क्या कहते हैं जो खुरदुरी सतह होती है उससे खुरदुरी सतह पे राइबोसोम पाए जाते हैं, और राइबोसोम प्रोटीन के निर्माण के लिए सहायक होते हैं, ठीक है। उसके बाद राइबोसोम के बारे में पढ़ लेते हैं। राइबोसोम ऐसा एक तत्व है जो कोशिकांग है जो दोनों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है तो आप बताएंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका में और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। राइबोसोम की खोज किसने की थी? रॉबिन्सन और ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने की थी, ठीक है। और पैलेडे नामक वैज्ञानिक ने जंतु में किया था, ठीक है। तो राइबोसोम में क्या पाया जाता है? राइबोसोम, ठीक है। उसके बाद राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रोटीन का उत्पादन होता है, ठीक है। आगे बढ़ जाएं। राइबोसोम, हाँ, यूकैरियोटिक कोशिका में 80S प्रकार का पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कैसा पाया जाता है तो 70S टाइप का पाया जाता है। उसके बाद पढ़ जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहते हैं? कोशिका का विद्युत गृह कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहते हैं? विद्युत गृह कहते हैं, या पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है जिससे ATP का निर्माण होता है, ठीक है। उसके बाद बढ़ जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा तत्व है जो DNA के केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एक हरित लवक में भी पाया जाता है, ठीक है। गाल्जी काय को क्या कहते हैं? ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। गाल्जी काय का उपनाम क्या है? ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। गाल्जी काय कहाँ पाया जाता है? एक प्रकार का कोशिकांग है जिसकी खोज किसने की थी? कैमिलो गाल्जी नामक वैज्ञानिक ने की थी, जो कि इटली के रहने वाले थे, ठीक है। उसके बाद अगला पाया जाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहते हैं। और लाइसोसोम की खोज डी डूबे नामक वैज्ञानिक ने की थी, जिसकी झिल्ली इकहरी होती है। इसके अंदर लाइसोजाइम नामक एक एंजाइम पाया जाता है जो हाइड्रोलेज एंजाइम के कारण हार्ड होता है, और कभी कभी हाइड्रोलेज इसमें पाए जाते हैं, और लाइसोपेजेज नामक एंजाइम पाए जाते हैं जो कभी कभी अपने विषैले पदार्थ को निकाल करके कोशिका को ही मार डालता है, उसमें खुद मर जाता है। इसी कारण इसे हम क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहते हैं। सुसाइड बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। लवक आप जानते हैं 3 प्रकार के लवक होते हैं। एक लवक को आप कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, एक को कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट, एक को कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसे हरित लवक कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हैं? हरित लवक कहते हैं। हरित लवक कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है, जो पत्तियों में पाया जाता है, कुछ हर्बेसियस शाकी पौधों के तनों में भी पाया जाता है। दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट को आवरणीय लवक कहते हैं। इसका कोई रंग नहीं होता है, इसलिए श्वेत कह सकते हैं। इसका आवरणीय होता है, इसमें किसी प्रकार का रंग नहीं पाया जाता। जैसे कि गाजर होती है, आलू होती है, उसमें कोई रंग नहीं पाया जाता, ठीक है। लेकिन आलू जब बाहर निकल जाती है, सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है, तो तना होने के कारण आलू क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करने लगता है, जिससे वह हरी हो जाती हैं, तो वहाँ पर क्लोरोप्लास्ट का निर्माण होने लगता है। तीसरा होता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे आप फल देखते हैं पीले कलर का होता है, ठीक है, और हल्का से रेडिश कलर का भी होता है, ठीक है। अमरूद होता है तो अलग अलग कलर का। तो जो ये कलर होते हैं फूल की, जो फूल होते हैं पंखुड़ियाँ उसके अलग अलग कलर की होती हैं। तो ये सब किस पे डिपेंड करता है? किस पे डिपेंड करता है? तो वो क्रोमोप्लास्ट पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? क्रोमोप्लास्ट पे डिपेंड करता है। क्लियर? अब यहाँ से कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे हम आपको बता दें, जैसे वर्डी लॉग के अन्य उदाहरण, जैसे टमाटर में लाइकोपेन पाया जाता है। लाइकोपेन कहाँ पाया जाता है? टमाटर में। आपसे मिलाने के लिए दे देता है, एक तरफ लवक दे देता है, एक तरफ प्रोडक्ट दे देता है, आपको मिलाना होता है। तो अब इसे गौर से सुनिए, जो आपको याद रखना है। लाइकोपेन किस में पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है। कैरोटीन किस में पाया जाता है? गाजर में पाया जाता है। और चुकंदर में क्या पाया जाता है? विटामिन पाया जाता है। तो इन 3 चीज़ों को याद रखिए। टमाटर में लाइकोपेन, गाजर में कैरोटीन और चुकंदर में विटामिन पाया जाता है, जो कि इसे मैच करने के लिए आपको दिया जाता है। आप इसे याद रखेंगे तो आपको मैच करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद वैक्यूल्स पाए जाते हैं, जो कि क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान में पाए जाते हैं, यानी जो प्लांट सेल होते हैं उसमें ही क्या पाए जाते हैं? वैक्यूल्स पाए जाते हैं। और यह वैक्यूल खाली स्थान होते हैं जो तत्वों को ग्रहण करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो तत्वों को ग्रहण करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। केंद्रक पाए जाते हैं। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है?
केंद्रक द्रव्य पाया जाता है और क्रोमेटिन तंतु पाए जाते हैं। क्रोमेटिन तंतु ही बाद में डीएनए का निर्माण करते हैं और वही डीएनए बाद में हमारे जेनेटिक मटेरियल को माता पिता से आगे की तरफ ले जाता है, जहाँ पे गुणसूत्रों का निर्माण होता है। और मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है, तो आप जानते हैं मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है, 46 पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 46 पाई जाती है। चूँकि पेयर में पाई जाती है इसलिए 23 पेयर लिख देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं और उसके बाद आपका आ जाता है राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ, इसके बाद यहाँ पे आपको दिया गया है डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ लेते हैं। डीएनए और आरएनए। डीएनए को क्या कहते हैं, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड कैसे निर्माण होता है इसके बारे में कुछ हम लोग पढ़ेंगे। केंद्रक में होते हैं, यद्यप डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है, यद्यप इसकी कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में भी मिलती है। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में न्यूक्लियोटाइड होता है और क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड तथा फॉस्फेट होते हैं। और न्यूक्लियोसाइड को क्या कहते हैं, शुगर। और न्यूक्लियोसाइड किससे बनते हैं, शुगर और बेस यानी क्षार से मिलकर के बनते हैं। यहाँ पे आपको जो याद रखना है, इसके अंतर्गत जो क्षार पाए जाते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। जो आपको बेसिकली याद रखना, वहाँ पे ये याद रखना है कि एडिनिन जो है थाइमिन से डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ता है, एडिनिन थाइमिन से डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ता है, जबकि ग्वानिन साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ता है। प्रश्न पूछा गया, बस आपको यही इतना याद रखना है। और ये जो बंध होते हैं वो बंध एडिनिन का जो थाइमिन के साथ है, और ये जो बंध डबल बंध दिख रहे हैं इसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो एडिनिन थाइमिन से डबल बॉन्ड द्वारा, ग्वानिन साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। इसे याद रखना है आपको, यही आपको काम देगा। ठीक है, 1953 ईस्वी में जेडी वाटसन और क्रिक ने डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल यानी डबल हेलिकल मॉडल की खोज की थी, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था। डीएनए का कार्य होता है माता पिता से लक्षण को उसके संतानों तक पहुंचा देना। आरएनए का निर्माण, ठीक, उसके बाद आरएनए क्या होता है, डीएनए से, हाँ, आरएनए का निर्माण, डीएनए से आरएनए का निर्माण क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है। इस प्रकार डीएनए की एक श्रृंखला आरएनए के न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ जाते हैं, जिससे अस्थायी डीएनए आरएनए का संकर का निर्माण हो जाता है। जो थाइमिन की जगह पे यूरेसिल नामक तत्व आकर जुड़ जाता है। कह रहा है डीएनए में थाइमिन हट जाता है, उसके जगह पे यूरेसिल आ जाता है, तो वहाँ पे आरएनए हो जाता है। जो एडेनिन है, एडेनिन किससे जुड़ा है, थाइमिन से। ठीक है, ग्वानिन किससे जुड़ा है, साइटोसिन से। कह रहा है थाइमिन हट जाता है और इसके जगह पे यूरेसिल आ जाता है। यूरेसिल के आने के साथ ही यूरेसिल आ जाता है, और यूरेसिल जैसे ही जुड़ता है वहाँ पे उसका नाम बदल जाता है, और उसका नाम क्या हो जाता है, उसका नाम हो जाता है आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं टीआरएनए और दूसरे को कहते हैं आरआरएनए और तीसरे को कहते हैं एमआरएनए। आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए होते हैं या प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। टीआरएनए या प्रोटीन संश्लेषण के विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्लों को राइबोसोम तक लाते हैं और प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, और प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को क्या कहा जाता है, ट्रांसलेशन कहते हैं। प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। तो कह रहा है एमआरएनए जो मैसेंजर आरएनए होता है, एमआरएनए जो मैसेंजर आरएनए होता है, मैसेंजर आरएनए या केंद्र के बाहर विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्लों को प्रचुर मात्रा को चुनने में मदद करता है। ठीक है, अब आपको पढ़ना है जंतु कोशिका और पादप कोशिका में बेसिक अंतर पढ़ना है। जंतु कोशिका क्या होती है, पादप कोशिका क्या होती है, बस बेसिक चीज़ें कुछ याद रखिए। जैसे जंतु कोशिका में क्या पाई जाती है, कोशिका भित्त पाई जाती है, जबकि माफ करिएगा, पादप कोशिका में क्या पाई जाती है, कोशिका भित्त पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्त नहीं पाई जाती। ठीक है, एक बेसिक लक्षण है जिसे आपको याद रखना है। जो जंतु कोशिका होती है उसमें लवक पाए जाते, जो वनस्पत कोशिका होती है, फिर से देखते हैं इसको। पादप और जंतु कोशिका में मुख्य अंतर पड़ना है। पादप कोशिका में बात करते हैं, पादप कोशिका जो होती है कोशिका के ऊपर कोशिका भित्त पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्त नहीं पाई जाती। ठीक है, पादप कोशिका में क्या पाए जाते हैं, लवक पाए जाते हैं। लवक 3 प्रकार के, जैसा मैंने ऊपर वर्णन किया, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, जबकि जंतु कोशिका में क्या होते हैं, लवक अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, तारक जो यहाँ पे पादप कोशिका होती है उसमें वैक्यूल्स पाए जाते हैं, जबकि जंतु कोशिका में वैक्यूल बहुत छोटे पाए जाते हैं या तो नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो कुछ बेसिक लक्षण है उसे याद रखना है। वनस्पत कोशिका में कोशिका भित्त पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्त नहीं पाई जाती। वनस्पत कोशिका में लवक पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते। वनस्पत कोशिका में रिक्तिका पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में रिक्तिका नहीं पाई जाती। ठीक है,
अब हमको पढ़ना है कोशिका का विभाजन, लेकिन मुझे लगता है कि इससे बड़ा क्लास करना बेवकूफ़ी होगी, इसलिए कोशिका विभाजन पे ही हम लोग छोड़ देते हैं। आगे टिश्यू इसके बाद के अलग अलग पार्ट को हम लोग कोशिश करेंगे पढ़ लेंगे, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से पढ़ लेंगे और बहुत अच्छा होगा, आपको यहाँ से लाभ जरूर मिलेगा। तो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। क्लास कैसा लगा, रिवीजन कैसा लगा, रिवीजन वीडियो है इसलिए बहुत तेज़ी के साथ चल रहे हैं, रिवीजन कैसा लगा जरूर बताइएगा, मुझे इंतजार रहेगा आपका कमेंट का। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।